नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 जुलाई सन 2026। आज 10वीं तिथि सुबह 8:16 तक रहेगी। उसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी, अब नहीं चलेगी सिफारिश। CAT ग्रुप डी करेक्शन पोर्टल खुलते ही 35,260 बदलाव हुए। सबसे अधिक फोटो बदली गई। कैटेगरी और डोमिसाइल में भी हजारों सुधार किए गए। हरियाणा के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, सुपर 100 में बड़ी सीटें, रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान, असली बिखराव कांग्रेस में नहीं बल्कि भाजपा में है, जहां मंत्रियों और विधायकों में कोई समन्वय नहीं। हरियाणा में अब स्कूलों की समस्याएं सीधे सुनेंगे CM सैनी, लाइव होगा संवाद। गुरुग्राम नूह बिजली प्राइवेटाइजेशन पर फैसला अभी नहीं, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी, सेवा सुरक्षा अधिनियम 2026 की तैयारी हुई तेज। लोहारू डिग्री कॉलेज में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ी, 12 जुलाई तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, CAT ग्रुप डी के लिए 24 घंटे में जारी होंगे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। भारत 12 साल बाद इंग्लैंड से T20 सीरीज हारा, 9 विकेट से चौथा मैच गंवाया। ड्रोन धारक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, ड्रोन पर मिलेगा पूरा मालिकाना हक, 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी होगी वापस। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, 31 जुलाई अंतिम तिथि, 28 नवंबर को होगा एग्जाम। भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया, परमाणु ऊर्जा और हथियारों के लिए जरूरी। और स्मार्टफोन व लैपटॉप सस्ते हो सकते हैं, सरकार ने लिथियम व आयन सेल और डिस्प्ले का कस्टम ड्यूटी माफ की। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर हरियाणा के हिस्सों में मानसून और रफ्तार पकड़ेगा। प्रशासन ने भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए निचले इलाकों में जलभराव को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को जलभराव वाले रास्तों से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत और सोनीपत समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि सिरसा और फतेहाबाद जैसे पश्चिमी जिलों में मानसूनी गतिविधियां थोड़ी धीमी रह सकती हैं। वहीं 11 जुलाई के बाद मानसून की सक्रियता में कमी आने की भी संभावना जताई गई है। अगले सप्ताह तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ उमस बढ़ सकती है। तो वहीं 18 व 19 जुलाई के आसपास मानसून टर्फ दोबारा से सक्रिय होने की संभावना है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब तबादलों की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसे अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 लागू कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड निगमों, NIC और स्वास्थ्य विभाग को अगले 10 दिनों के भीतर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। इसी अवधि में नई पॉलिसी के तहत पहली ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव भी शुरू की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 25 जून से मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 प्रभावी हो चुकी है। 2025 की ट्रांसफर पॉलिसी अब समाप्त मानी जाएगी। लेटर में कहा गया है कि ऑनलाइन ट्रांसफर के दौरान HRMS में उपलब्ध जानकारी ही अंतिम आधार होगी। यदि किसी कर्मचारी द्वारा HRMS में गलत जानकारी दी जाती है तो उसे ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, संबंधित कर्मचारी की राज्य में कहीं पर भी पोस्टिंग भी की जा सकती है। लेटर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी ने ट्रांसफर के लिए कोई प्रभाव डालने की कोशिश की तो विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा सरकार ने सुपर 100 कार्यक्रम का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 100 अतिरिक्त सीटें शामिल कर दी हैं। इन सीटों पर प्रवेश के लिए 9 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी, जबकि चयनित विद्यार्थियों की कक्षाएं 25 जुलाई से शुरू होंगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों यानी DEO और सरकारी स्कूलों के मुखियाओं को निर्देश दिए हैं कि पात्र विद्यार्थियों का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक छात्र इस योजना का लाभ उठा सकें। सुपर 100 कार्यक्रम का उद्देश्य की बात करें तो सरकारी स्कूलों मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और विशेष शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करवाना है। इधर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी BSEH ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं की कक्षा की वार्षिक परीक्षा के अंकों को ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी है। पहले ये तिथि 7 जुलाई निर्धारित की गई थी। जिन संबंधित विद्यालयों ने अभी तक विद्यार्थियों के अंक अपलोड नहीं किए हैं वे अब 24 जुलाई तक ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि
निर्धारित समय सीमा तक अंक अपलोड नहीं करने वाले विद्यालयों के विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं और 12वीं की आगामी वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा में गुरुग्राम और नूंह की बिजली वितरण व्यवस्था निजी कंपनी को सौंपने के प्रस्ताव पर फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं होगा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने मामले की गहन जांच के लिए 3 सदस्यीय स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित कर दी है। समिति 13 जुलाई से काम शुरू करेगी और 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी। इसके बाद आयोग अंतिम निर्णय लेगा। आयोग ने यह अंतरिम आदेश गुरुवार को जारी किया। इससे पहले 8 जुलाई को हुई जनसुनवाई में निजी कंपनी, बिजली निगमों, कर्मचारी संगठनों, किसान संगठनों, उपभोक्ता प्रतिनिधियों और अन्य पक्षों की दलीलें भी सुनी गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आयोग ने कहा कि बिजली क्षेत्र पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभाव, उपभोक्ताओं के हित, वित्तीय, तकनीकी और कानूनी पहलुओं की स्वतंत्र समीक्षा जरूरी है। इसलिए ये विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। समिति ये भी जांच करेगी कि 11 पावर प्राइवेट लिमिटेड बिजली अधिनियम और HERC के सभी नियमों के तहत समानांतर वितरण लाइसेंस पाने की पात्रता रखती भी है या फिर नहीं। इस प्रस्ताव का बिजली कर्मचारी संगठनों, किसान संगठनों और कई अन्य पक्षों ने विरोध भी किया है, जबकि उद्योगों, RWA और कई उपभोक्ता संगठनों ने इसका समर्थन भी किया है। आयोग अब विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद कोई भी अंतिम फैसला लेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा CET ग्रुप D भर्ती 2026 के लिए खोले गए करेक्शन पोर्टल पर अभ्यर्थियों ने पहले ही दिन बड़ी संख्या में आवेदन में सुधार किए। सुबह 11:15 तक कुल मिलाकर 35,260 संशोधन दर्ज किए गए। सबसे अधिक बदलाव फोटोग्राफ में हुए, जबकि कैटेगरी सर्टिफिकेट, एनेक्सेसर 8 और डोमिसाइल से जुड़े दस्तावेजों में भी हजारों अभ्यर्थियों ने सुधार किया। करेक्शन पोर्टल के शुरुआती कुछ घंटों में ही 35,000 से अधिक बदलाव होना इस बात का साफ तौर पर संकेत है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन में दस्तावेज, फोटो और व्यक्तिगत जानकारी से जुड़ी त्रुटियां थी। आयोग ने अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी वितरण सावधानी पूर्वक जांच कर अंतिम रूप से अपडेट करने की अपील की है। पोर्टल 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई 2026 रात 11:59 तक सक्रिय रहेगा। करेक्शन विंडो के दौरान अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म में दर्ज गलत जानकारियों को ठीक कर सकेंगे। करेक्शन के बाद संशोधित आवेदन का प्रिंट या PDF अपने पास सुरक्षित अवश्य रखें। जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये आवेदन जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आमंत्रित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। इच्छुक अभिभावक बिना किसी शुल्क के अपने बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया में आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क यानी फ्री रहेगा। अभिभावकों से किसी भी व्यक्ति या संस्था के बहकावे में न आने और स्वयं या फिर विद्यालय की सहायता से निःशुल्क आवेदन करने की अपील की गई है। नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और आवासीय शिक्षा प्रदान करता है। विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ आवास, भोजन, पुस्तकें, वर्दी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी निर्धारित नियमों के अनुसार फ्री में उपलब्ध करवाई जाती हैं। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 31 जुलाई 2026 तय की गई है। सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। चयन परीक्षा का आयोजन 28 नवंबर 2026 शनिवार को किया जाएगा। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों की नौकरी को कानूनी सुरक्षा देने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित हरियाणा राज्य विश्वविद्यालय अनुबंधित व्याख्याता यानी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2026 के लिए 10 विश्वविद्यालयों में से 3 दिन के भीतर विस्तृत जानकारी तलब करते हुए स्पष्ट किया है कि देरी होने पर संबंधित कुल सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देना होगा। DGHE द्वारा 8 जुलाई को जारी रिमाइंडर पत्र में विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 3 दिनों के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाएं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई तो संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव को व्यक्तिगत रूप से DGHE कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी देनी होगी। उच्चतर शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से फुल टाइम एवं पार्ट टाइम आधार पर कार्यरत अनुबंधित शिक्षकों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या, नियमित स्वीकृत पदों का विवरण तथा इन कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार का आकलन मांगा गया है। इसके अतिरिक्त विभाग ने यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि 50,000 रुपए प्रति माह से कम वेतन प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों के शिक्षण कर्मचारी एवं HKRN कर्मी, हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर्स एवं गेस्ट लेक्चरर्स तथा हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के दायरे में आते हैं या फिर नहीं, इस संबंध में प्रमाणित दस्तावेज तथा विस्तृत औचित्य भी उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
खेती में आधुनिकता और रोजगार देने के लिए दिए गए ड्रोन की एवज में जमा की गई सिक्योरिटी अब वापस की जाएगी, जिसके बाद ड्रोन चलाने वालों को उस पर पूरी तरह से मालिकाना हक मिलेगा। हरियाणा में 3 साल पहले किसानों को 1 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा कराने के लिए इफ्को कंपनी की तरफ से ड्रोन दिए गए थे, जिस पर वे तभी से दूसरे किसानों के खेतों में छिड़काव करके आमदनी कमा रहे हैं। अभी तक ये सभी कुल मिलाकर हजारों एकड़ में छिड़काव कर चुके हैं, जिससे वे दूसरे किसानों के लिए मददगार भी बन रहे हैं। इसके बाद ड्रोन लेने वालों की तरफ से जमा की गई 1 लाख रुपए की धनराशि अब लौटाई जा रही है। 30,000 एकड़ में छिड़काव करने वाले ड्रोन धारकों को शामिल किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें ड्रोन पर पूरी तरह से मालिकाना हक मिलेगा और ड्रोन उन्हें मानो मुफ्त बराबर हो गया है। इसके अलावा सरकार की ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रदेश में 22 महिलाएं भी ड्रोन से आमदनी कमा रही हैं। चौधरी बंशीलाल राजकीय महाविद्यालय लोहारू में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 12 जुलाई कर दिया गया है। महाविद्यालय प्रशासन ने क्षेत्र के विद्यार्थियों और अभिभावकों को इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। महाविद्यालय के प्राचार्य दलजीत सिंह ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय लोहारू गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुभवी एवं समर्पित प्राध्यापकों, अनुशासित शैक्षणिक वातावरण तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना शीघ्र आवेदन करने का आग्रह किया। महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष में 550 सीटें, बीएससी फिजिकल साइंस में 80 सीटें, बीकॉम में 80 सीटें तथा बीएससी लाइफ साइंस में 40 सीटें उपलब्ध होने की जानकारी दी। सीमित सीटों को देखते हुए पात्र विद्यार्थियों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की भी सलाह दी गई है। प्राचार्य ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ने में सहयोग करें और 12 जुलाई से पहले ऑनलाइन आवेदन अवश्य करवाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 19 जुलाई को प्रदेश भर की विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ राज्य स्तरीय ऑनलाइन संवाद करेंगे। इस दौरान शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालयों के प्रभावी संचालन, प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि सीएम के संवाद कार्यक्रम को लेकर सभी जिलों में समय रहते तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम सभी विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से संवाद करेंगे। संवाद के दौरान विद्यालय विकास, गुणवत्तापूर्ण अधिगम, छात्रों की नियमित उपस्थिति, सुरक्षित एवं स्वच्छ विद्यालय वातावरण, समुदाय की भागीदारी और विकसित हरियाणा 2047 के निर्माण में विद्यालय प्रबंधन समितियों की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा होगी। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि असली बिखराव कांग्रेस में नहीं बल्कि भाजपा में है, जहां मंत्रियों और विधायकों में कोई समन्वय नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और संगठन लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हुड्डा ने हांसी के चयनित गाँव में चल रहे पानी के विवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीणों के साथ धोखा हुआ है और पीने का पानी उपलब्ध करवाना पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वहीं एस्टेट परीक्षा में सामने आई गड़बड़ियों और प्रश्न दोहराए जाने के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर ऐसे काम करती है ताकि नौकरियों की प्रक्रिया को लटकाया जा सके और युवाओं को रोजगार न देना पड़े। वहीं राम मंदिर से जुड़े घटनाक्रम और चंपत राय के इस्तीफे की खबरों पर उन्होंने कहा कि इस मामले में लगे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हुड्डा ने जोर देकर कहा कि जब निर्माण समिति के अध्यक्ष ने खुद अनियमितताओं की बात स्वीकारी है तो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच होना बेहद जरूरी है। अल फलाह विश्वविद्यालय धोज फरीदाबाद द्वारा विभिन्न संविदात्मक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के तहत वार्ड बॉय, वार्ड आया, अटेंडेंट, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ओटी टेक्नीशियन एवं अन्य विभिन्न पदों पर भर्ती होने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य उम्मीदवार ईमेल के माध्यम से निर्धारित तिथि तक आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने वालों की अंतिम तिथि की बात करें तो 14 जुलाई तय की गई है। जनरल व ओबीसी कैटेगरी समेत सभी के लिए ये भर्ती निःशुल्क रहने वाली है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन registrar@alfalauniversity.edu.in पर 14 जुलाई 2026 रात्रि 11:59 तक ईमेल कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन दस्तावेज सत्यापन व इंटरव्यू या कौशल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें। सैलरी 15,221 रुपए से लेकर 50,000 रुपए पर मंथ मिलेगी।
भारत 12 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज हार गया। ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेले गए चौथे T20 में इंग्लैंड ने 159 रन का टारगेट सिर्फ 13.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने 3-0 की बढ़त बना ली है। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पिछली T20 सीरीज साल 2014 में जीती थी। वहीं भारत ने साल 2018-19 के बाद पहली बार लगातार दूसरी T20 सीरीज गंवाई है। इससे पहले टीम आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से सीरीज हार कर आई थी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही और 48 रन तक 3 विकेट गिर गए। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक छोर को संभालते हुए 49 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 5 छक्के भी लगाए, लेकिन दूसरे बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सके। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। वे 10 गेंदों में 15 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की बॉल पर आउट हुए। 3 T20 इंटरनेशनल के बाद वैभव के बल्ले से अब तक सिर्फ 42 रन ही निकले हैं। उन्होंने पहले मैच में 14 तो दूसरे में 13 रन बनाए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को यूरेनियम डील पर मुहर लग गई है। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और महत्वपूर्ण खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल्स समेत कई क्षेत्रों में समझौतों की घोषणा की है। मोदी ने कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर भी विकसित करेंगे। कोकोस यानी किलिंग द्वीप पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाया जाएगा, जिससे भारत के गगनयान मिशन को मदद मिलेगी। मोदी ने 16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया बैन करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के कानून और बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बनाने के उसके तरीके से बहुत कुछ सीख रहा है। इसके बाद मेलबोर्न में 30,000 भारतीयों को संबोधित भी किया। दोनों देशों ने ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पार्टनरशिप शुरू करने पर सहमति जताई है। इसके तहत दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल रेजिलियंस जैसे क्षेत्रों में एक साथ रिसर्च करेंगे। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 238 अंक की तेजी के साथ 76,742 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी में भी 81 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 23,963 के लेवल पर बंद हुआ। रियल्टी और मीडिया शेयर्स में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। वहीं सोने चांदी के दाम में एक बार फिर से बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,306 रुपए बढ़कर 1,44,000 रुपए हो गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का दाम 2,244 रुपए बढ़कर 2,24,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,31,329 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 69 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।